सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी। तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूँ तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है।
तू बता मुझे क्या करना है। जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है। धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है। इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। वंदना अपनी पड़ोसन शैलजा के साथ सत्संग से घर लौट रही थी। तभी एक मोहल्ले से गुजरते हुए वो देखती है कि वहाँ टेंट लगा है, जहाँ से संजना नाम की लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। भीड़ होने के कारण दोनों को लड़की की शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन उसके गाने के आड़े टेढ़े बोल सुनकर वंदना कहती है, अरे मोरी मैया, कौन सी भाषा में गाना गा रही है? मैं क्या जानूं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन धुन सुनकर लग रहा है जैसे सुना हो कहीं पर। का पतो कोई विदेशी गाना हो जा, जैसे ना समझ आ रहा। छोड़, हमें क्या करना, घर चलते हैं। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और वंदना के बेटे वीरेन के रिश्ते के लिए संजना की फोटो आती है, जिसे देखते ही वंदना उसके घर रिश्ते की बातचीत के लिए निकल जाती है। संजना के घर वाले उनके बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं। तभी सबको नाश्ता देते हुए संजना की माँ वृशाली कहती है, अब बहन जी, अपनी बेटी की अपने मुँह से क्या ही तारीफ करूं, बहुत गुणी है। हाँ, बस बोलती थोड़ा कम है। अरे बहन जी, जे ही तो सबसे बड़ो गुण है गो। मोरी अम्मा कहती थी लड़कियां कम बोलती ही जचे हैं। जी आंटी, और वैसे भी जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। हाय दैया, कितना आज्ञाकारी बेटा है। संजना बेटिया, तुम भी अपनी मन की कह दो। अभी अपनी आए हुए वाली आवाज ना निकाल दे। अरे बहन जी, ये क्या बताएगी, इसने तो वीरेन बेटे की फोटो देखकर ही आँख कर दी। आप तो बस रिश्ता पक्का समझो। इतना कहकर वो झट से मिठाई उठाकर वंदना को खिला देती है और मन ही मन कहती है, चलो अब मेरी गूंगी बेटी का घर तो बसेगा कम से कम। हे भगवान, बस शादी अच्छे से हो जाए। दिन बीतते हैं और कुछ ही समय में संजना और वीरेन शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
और अपने शुभ कदमों के साथ संजना अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पहली रात को जब वीरेन मुस्कुराते हुए कमरे में जाता है तो प्यार से संजना का घूंघट उठाकर उससे कहता है, संजना तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा मेरा नाम लेकर अपनी प्यारी आवाज सुनाओ ना मुझे। नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज ही सुननी है, तो एक प्यारा सा गाना गा दो मेरे लिए। लो, तुम्हें शर्म ना आए इसीलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर संजना भी अपनी गूंगी आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। संजना का गाना सुनते ही वीरेन की बंद आंखें झटके से खुलती है और वो संजना को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये क्या था? वीरेन सदमे से बेहोश होकर बिस्तर पर ही गिर पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो सर खुजाता हुआ बाहर जाता है तो अपनी माँ को सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ देखकर कहता है, माँ आपको भी पता चल गया कि हाँ, कि मोरी बहू गूंगी होगी। सुबह उठी तो इसकी आरती गाते हुए आवाज सुनकर हैरान परेशान रह गई। माँ अब क्या करें? इसमें करनो जैसा कछु बचो है का? अब तो जे गूंगी बहू पल्ले पड़ गई तो झेलनी तो पड़ोगी ही। मोहे तो समझ ना आ रहा हो, जाके मुंह दिखाई में पड़ोसनों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी मैं। इतना कहकर बेचारी फिर अपना सर पकड़ लेती है। अब संजना की गूंगी होने की बात उसके ससुराल वाले जान चुके थे, साथ ही ये भी कि गूंगी होने के बाद भी उसे गाने का कितना शौक है, जिसके कारण घर में हर सुबह की शुरुआत उसकी गूंगी बहू की आरती की आवाज से होती थी। एक दिन वो मंदिर में आरती गा रही थी। हाय दया, काहे इतना कष्ट कर रही है? बहू का गा रही है, कुछ पल्ले तो पड़े ना, भगवान और परेशान हो जात होंगे। अरे अपनो आए काए छोड़ और जाकर नाच तो लगा। क्या कहना का चाह रही है बहू? लिख कर ही बता दे, मुझे पढ़नो आतो है। तभी संजना वंदना को इशारे से अपनी बात समझाती है और फिर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। इस तरह वंदना जैसे तैसे अपनी गूंगी बहू के साथ दिन काट रही थी। एक शाम चाय के समय उसकी पड़ोसन शैलजा वहाँ आती है और वंदना से बातचीत करते हुए कहती है, अरे वंदना, तूने सुना? सोसाइटी वाले दिवाली महोत्सव कर रहे हैं, साथ ही एक गाने की प्रतियोगिता भी रख रहे हैं। रखन दे मोहे का, मेरा गला इतना सुरीला ना है कि जा प्रतियोगिता में भाग लूं, और वो भी जा उम्र में। गाने की प्रतियोगिता की बात दूर खड़ी संजना के कानों में भी पड़ती है और वो फट से वहाँ आकर कहती है, अरे अब तेरी गूंगी बहू क्यों उछल रही है? इसे क्या चाहिए? मोहे तो कभी कभी समझ ना आतो है कि मैं का करूँ जा गूंगी बहू का। अरे सैलजा, इसको गाने को बड़ो शौक है, जाके मारे कह रही कि इसे प्रतियोगिता में भाग लेनो है। पर ये तो गूंगी है ना, गाएगी कैसे? वही तो, ढंग से बोल तो पाती नहीं, लेकिन गानों को शौक पाल रखो है। बहू, जे तेरे काम की प्रतियोगिता ना है। एक बार में बात समझ ना आती तो है, फालतू की जिद ना कर। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी संजना निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर में वीरेन घर आता है तो उसे अकेला रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछता है, तो संजना इशारों में उसे सब समझाती है। अगले दिन नाश्ते के समय वीरेन अपनी माँ से संजना को गाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहता है। माँ कर लेने दोनों से अपने मन की। जेते अपने मन की कर लेगी, लेकिन जा मोहल्ले वाले तो मोए पे हंसेंगे ना कि देखो वंदना की गूंगी बहू गाना गाएगी। माँ माना संजना गूंगी है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत भी बोलती है गाकर ही बोलती है, जिससे हमें इसके गूंगे होने का इतना एहसास नहीं होता। और फिर अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मान जाओ ना माँ। दोनों के इतना जोर देने पर वंदना आखिरकार मान जाती है और उसके राजी होते ही संजना बहुत खुश थी। समय बीतता है, घरों में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। संजना और उसकी सास भी घर में साज सजावट शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन आता है। पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। शाम के समय पूजा करने के लिए सब सोसाइटी की दिवाली पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कुछ ही देर में गाने की प्रतियोगिता शुरू होती है।
एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर बढ़िया तरीके से गाते हैं। तभी स्टेज पर खड़ा होस्ट कहता है, तो अब बारी है वंदना देवी की बहू संजना जी की, जो है तो गूंगी लेकिन इस प्रतियोगिता में आप सबके सामने गाना चाहती हैं। इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। होस्ट के इतना कहते ही लोग तालियां बजाते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं। तो वंदना इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही देर में संजना स्टेज पर जाकर गाना शुरू करती है। इस तरह वो पूरा गाना गाती है और अपनी गूंगी बहू की सिंगिंग प्रतियोगिता देखकर एक बार के लिए उसकी सास भी बहुत खुश थी। संजना इस प्रतियोगिता को जीतती हो या नहीं जीते, लेकिन वो इसमें भाग लेकर ही बहुत खुश थी। इस तरह गूंगी बहू भी सिंगिंग प्रतियोगिता करती है, जिसके बाद सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं। स्वीटी बहुत ही चिड़चिड़ी लड़की थी। कोई उसे प्यार से कुछ भी बोल दे तो फिर वो बहस करने लग जाया करती। ये स्वीटी के स्वभाव में ही था। आए दिन किसी न किसी से वो बहस किया करती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी जॉब से घर वापस आती है और अपना बैग रखती है। तभी उसकी माँ रेखा स्वीटी से कहती है, आ गई बेटा तू? आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई तुझे। रास्ते में जाम था क्या? नहीं, आज मैं घूमने गई थी। बहुत देर तक घूमती रही, फिर सब जगह घूम लिया तो कुछ था नहीं करने को, इसलिए सोचा घर ही आ जाऊँ। अकेले अकेले क्या ही करती मैं। तुझसे मैंने सीधा सा सवाल किया था और तूने उस पर बहस चालू कर दी। तेरी जुबान है या चाकू? एक तो आप सोच समझकर कुछ बोलती नहीं हो, और जब मैं कुछ बोल देती हूँ तो आप मुझे ही कोसने लगती हो। हर बात में मेरी ही गलती निकालना जरूरी है क्या? अच्छा चल ठीक है, अब मेरी गलती है। बस खुश अब? मैंने आज खाने में भिंडी बनाई है। माँ क्या परेशानी है आपको? आपको पता है ना मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, फिर भी क्या जरूरत थी बनाने की? बाजार में ज्यादा कोई सब्जी तो थी नहीं, इसलिए भिंडी ले ली। और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कभी कभी खा लेनी चाहिए। मुंह मत बनाया कर हर बात पर। अच्छा, ऐसे तो सेहत के लिए एवोकाडो भी होता है, लेकिन वो तो आप आज तक नहीं लाई। वो लाओ ना, तब मैं भी मानूं कि आपको मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। ये भिंडी क्या होता है? ये जो तू बोल रही है ना, वो बहुत महंगा आता है। तेरे बोलने पर एक बार लेने गई थी, जितने का वो एक था ना, उतने में घर के लिए काफी सारी सब्जी आ जाती। अमीरों वाला ठाट कहीं और दिखाइयो। तभी बोल रही हूँ मिडिल क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भिंडी खाऊं। जब कुछ था ही नहीं बाजार में तो मैं लाती क्या? तू भी बिना बात की बहस करी जा रही है। अकल है या ऑफिस में छोड़कर आ गई है वो भी? बाजार में क्या सभी जगह भिंडी ही थी? कुछ और भी तो होगा ना। लेकिन नहीं, आपको तो वही लेना है जो मुझे पसंद नहीं है। और अब बोल रही हो कि कुछ था ही नहीं बाजार में। एक तो तेरे खाने में हजार नखरे हैं। भिंडी तो तू खा भी लेती है, कद्दू घिया ये सब तो तू देखती भी नहीं है। अगर वो बाजार से मैं लाती तो तू और भी बहस करती। मुझे नहीं खानी है भिंडी, आप ही खाओ। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगी। आप अपना भिंडी ही खाओ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? इसकी ये जो आदत है ना बिना बात की बहस करने की, कहीं टिकने भी नहीं देगी। क्या पता शादी हो तो अपनी आदत सुधार ले, यही अच्छा होगा इसके लिए तो। रेखा अपनी बेटी की बहस करने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान थी। आए दिन उसे अपनी आदत सुधारने के लिए समझाया करती, लेकिन स्वीटी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। उसे पता नहीं कौन सी खुशी मिलती थी बहस करने से। उसकी इस आदत से परेशान होकर रेखा अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा सा लड़का देखने लगती है और कुछ समय बाद उसे रोहित नाम का एक बहुत अच्छा लड़का मिलता है। वो स्वीटी की शादी रोहित से करवा देती है। शादी के बाद 2-4 दिन तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद एक दिन स्वीटी की सास सविता अपनी पड़ोसन को स्वीटी से मिलवाते हुए कहती है, ये देख, मेरी बहू बहुत ही समझदार है, बाहर काम भी करती है, घर भी संभालती है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे बेटे को स्वीटी जैसी पत्नी मिली। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं है। मेरी बहू से मिली है ना तू, दूध की जैसी गोरी है, जो कोई देख ले तारीफ करते नहीं थकता। हाँ तो जाओ ना अपनी बहू के पास। यहाँ क्या करने आई हो? मुफ्त की चाय पीने आई हो? अरे सविता, ये क्या है? तेरी बहू की तो जुबान भी कितनी लंबी है। आए हुए 4 दिन नहीं हुए और जवाब देखो कैसे दे रही है। ससुराल आए हुए 4 दिन से ऊपर हो गया और इस दुनिया में आए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन आप अपना भूल गई। मेरे घर में आए हुए घंटा भर हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। सविता, अपनी बहू को समझा, देख कैसे बातें कर रही है। ये कोई तमीज है भला? बहू थोड़ा शांत हो जा। समझ रही हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा,
लेकिन तू तमीज से भी तो बात कर सकती है ना। माँ जी, आप शरीफ हो, लेकिन मैं आपकी तरह भोली नहीं हूँ। इन जैसे लोगों को कैसे संभालना है मुझे अच्छे से आता है। एक तो हमारे घर आई, ऊपर से हमारी ही बुराई। यहाँ मैं कोई बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ, जा रही हूँ मैं। तुझसे अपनी बहू को तो चुप करवाया नहीं जाता है, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। लेकिन मेरी बहू ने गलत भी क्या बोला? अब तू यहाँ आकर भी अपनी बहू की बड़ाई करेगी तो वो चुप कैसे रहेगी? स्वीटी वहाँ भी पड़ोसन से बहस करने लगती है और उसे घर से भगा देती है। सविता स्वीटी को इसलिए नहीं रोकती क्योंकि वो उस समय ठीक थी, लेकिन स्वीटी की बहस करने की आदत नहीं जाती। वो अपने ससुराल में भी आए दिन कभी सास से तो कभी अपने पति से बहस ही करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सविता की थोड़ी तबीयत खराब होती है तो वो पूरे दिन अपने कमरे में रहती है। काफी देर तक जब सविता बाहर नहीं आती तो स्वीटी वहाँ जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपके तो ठाठ ही बड़े हैं। अब क्या एक बार खाना देने आ गई मैं कमरे में, अब क्या बार बार आऊँ? आज पूरा दिन निकल गया लेकिन आप कमरे से बाहर ही नहीं आई। वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी कमरे में। हाँ, बाहर का खाओ आप, तबीयत तो खराब होनी ही है ना। और आपकी तबीयत खराब थी तो आपको बताना चाहिए था ना, दवाई लेकर आ जाती। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है तो बताने कैसे आती मैं? बस रहने ही दो, दवाई लेने में भी पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट रहा है। सब चीज हाथ में ला कर दो तभी चाहिए, वरना थोड़ी ना लोगी। बहू, मेरी यहाँ तबीयत खराब है, तू मुझे दवाई देने के बजाय ताने मार रही है। अब क्या मैं तुझसे इस बात में भी बहस करूँ? तब चैन मिलेगा तुझे। सविता की बात सुनकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है और अपनी सास को दवाई लाकर दे देती है। अब स्वीटी की सुबह भी किसी न किसी से बहस करके ही होती थी, फिर चाहे वो वजह बहस की हो या ना हो। ऐसे ही एक दिन स्वीटी किचन में अपने लिए खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद दीक्षा आती है और वो स्वीटी से कहती है, भाभी, आपने खाना बना लिया है? आँखें है ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी भी खाना बना रही हूँ, फिर ये फालतू सवाल क्यों कर रही हो तुम? आप इतना मुंह बनाकर क्यों बोल रही हो? मैंने तो आपसे इतना ही पूछा है कि आपने खाना बना लिया। लेकिन मैं भी तो इतने ही प्यार से बोल रही हूँ कि दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आप ना थोड़ा प्यार से बोला करो, जब भी बोलती हो ऐसा लगता है कि न जाने कौन सा पत्थर उठाकर मारने आ रही हो। माँ ने पूछा था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी पूछने की। अरे वाह भाई, ये क्या बात हुई? उल्टा जवाब तुम दे रही हो और ना मेरा लगा रही हो कि मैं सीधे मुंह बात नहीं करती हूँ। बिन बात के मुझे बदनाम करना बंद करो। आई बड़ी। भाभी, आप ही किस बात का इतना रौब दिखाती हो? आपका ससुराल है तो ये मेरा भी घर है। 4 दिन की मेहमान हो तुम इस घर में, एक न एक दिन तो तुम चली ही जाओगी ना। तब क्या, तब तो ये मेरा ही घर होगा ना। और हाँ, मैं खाना बना रही हूँ, मुझसे ना बिन बात की बहस मत करो, बहुत काम है मुझे। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बहस करती हो, मैं नहीं। दीक्षा ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताती है। स्वीटी की आदत अब इतनी बढ़ने लगी थी कि उसके घर में उससे सब परेशान थे। ये सोचकर सविता अब ये प्लान बनाती है कि स्वीटी से कोई बात नहीं करेगा। जब स्वीटी किसी से बात करने जाती तो कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। 2 से 3 दिन तक लगातार ये सब चलता है। स्वीटी को समझ आता है और वो अपनी सास और ननद के पास जाकर कहती है, माँ जी, दीक्षा, आप दोनों को क्या हुआ है? आप दोनों बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? और हाँ, अब यहाँ से उठकर मत जाना, मेरी कसम है। बोलो क्या हुआ है? भाभी, आपसे बात करने का क्या ही फायदा? क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि तुझे बात से ज्यादा बहस करनी होती है, इसलिए तुझसे बात करने का फायदा ही क्या? अब तुझे बहस करना है तो कर, लेकिन अब हम तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। माँ जी, मैं बहस करती हूँ तो आप बात ही नहीं करोगी। हम तुझसे बहस नहीं कर सकते और तू खुद को नहीं बदल सकती, इसलिए हम बात करना ही नहीं चाहते। माँ जी, माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो। सविता की बात सुनकर स्वीटी को अपनी गलती समझ आती है और वो आगे से बहस के बिना भी बात करने की कोशिश किया करती।